and at ships because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night, very, very. सीज़फायर टूटा, फिर गर्जा अमेरिका। ट्रंप के तेवर से ईरान पर दोहरा हमला। जंग से तीसरे विश्व युद्ध का फिर साया। It's a very interesting question. To me, I think it's over. क्या दुनिया देखेगी युद्ध का नया अध्याय? सीज़फायर खत्म, दुनिया के नक्शे से मिटेगा ईरान। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। कुछ दिन पहले दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लगा था अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो जाएगा, लेकिन अब हालात फिर भी पलट चुके हैं। अमेरिका आज रात ईरान पर फिर से बड़े हमले कर सकता है। नाटो समिट से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ट्रंप ने यह साफ कह दिया, ईरान के साथ सीज़फायर खत्म, अब कोई समझौता नहीं होगा। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। जवाब में ईरान ने भी 85 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, क्योंकि अली खमेनी के जनाजे में ईरान के लोगों ने बढ़ चढ़कर जिस तरीके से हिस्सा लिया, मुज्तबा खमेनी अब दुनिया को यह संकेत देना चाह रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू उनकी नजर में कुछ नहीं है। अब सवाल सिर्फ दो देशों का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया की सुरक्षा का है कि क्या हॉर्मुज की खाड़ी अब युद्ध का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रही है? क्या सीज़फायर का अंत अब महायुद्ध की शुरुआत है? क्या दुनिया फिर से बारूद के उस दौर में लौट रही है जहां पर अगला हमला पहले से और ज्यादा खतरनाक होगा, या फिर अमेरिका ईरान को वो जख्म देगा जो उसके विरोधियों के लिए संकेत है? सबसे पहले आप हमले की कुछ तस्वीरों को देखिए। ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन 6 तस्वीरों को देखकर समझिए, पहली तस्वीर वो शहर की है जहां पर हमला किया गया, हॉर्मुज़गान की है। अमेरिका के शहर कौन कौन से हैं जहां पर हमला किया गया? बुशहर, ईरान, हॉर्मुज़गान, बंदरगाह अब्बास पोर्ट, ईरान के हमले। ईरान ने कहां हमले किए? शेख ईसा एयरबेस पर, बहरीन, कुवैत, मनामा। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, यानी कि अमेरिका ने 80 ठिकानों को निशाना बनाया ईरान के, और ईरान ने अब तक 85 ठिकाने 85 ठिकानों को निशाना बनाया है। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि महायुद्ध 2.0 शुरू हो चुका है। अमेरिका ने कहा कि बस अब बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनकी उन तमाम मांगों को नहीं माना जाएगा जिस पर ईरान अब तक टिका हुआ है। तो क्या फिर से हॉर्मुज बंद होने वाला है? फिर से सब कुछ महंगा होने वाला है? पेट्रोल अभी तक प्रति बैरल नीचे गिर गया था, 73 पहुंच गया था, लेकिन आज की जो जानकारी आ रही है, फिर से पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, गैस महंगी हो जाएगी, फिर से किल्लत हो जाएगी, आवाजाही रुक जाएगी, क्योंकि अब फिर से शुरू हो चुका है महायुद्ध 2.0। सीज़फायर खत्म हो चुका है। इसकी घोषणा किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि कल रात हमने एयर स्ट्राइक ईरान पर की थी, हो सकता है आज रात को फिर हम बड़ा हमला ईरान पर करने जा रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि अब तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बातचीत हो नहीं पा रही है। इसके साथ साथ अमेरिका ईरान में फिर से जंग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब सीज़फायर को लेकर
ट्रंप ने बड़ी बात कर दी है, जिससे महायुद्ध 2.0 शुरू हो चुका है। ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर समझौता खत्म हो चुका है। नाटो समिट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है और कहा है कि ईरान से अब कोई भी नई डील हम नहीं करेंगे। अब हमले का जवाब और ज्यादा ताकत से देंगे। अमेरिका का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के बाद यह कार्रवाई की गई है। तो ईरान का बहरीन के कुवैत में 85 यानी कि 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। किसने निशाना बनाया है? ईरान ने निशाना बनाया है, यानी कि अमेरिका के हमले के 5 हमले ज्यादा, 85। नाटो समिट में ट्रंप ने सीज फायर टूटने का ऐलान किया था। इसके साथ ही ट्रंप ने और भी तमाम संकेत दिए। संकेत इस बात को भी दिए कि ट्रंप ने यह कहा तमाम बयानों के जरिए, वो बयान मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से उन्होंने बयान दिए। बयान नंबर 1, ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि ईरान से कोई भी समझौता नहीं होगा, बातचीत करना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। बयान नंबर 2, ट्रंप ने क्या कहा? बयान नंबर 2, ट्रंप ने कहा कि ईरान से युद्ध विराम के दौरान सहमति को बार बार गलत तरीके से पेश किया गया, जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बयान नंबर 3 क्या निकल कर आया? बयान नंबर 3 यह निकल कर आया कि परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति थी, लेकिन बाद में ईरान ने कहा कि इस पर बात ही नहीं हुई है, यानी कि वो अपनी बात से पलट गया। बयान नंबर 4, ईरान यूएस जंग में नाटो देशों के साथ नहीं दिया है, इससे मैं खुश नहीं हूं। ये बात किसने कही? ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, नाटो देशों के प्रतिनिधियों के सामने कही, और उन्होंने कहा कि नाटो देशों ने जो साथ नहीं दिया है, अब मैं इससे खुश नहीं हूं। आगे आने वाले समय में इस बात को लेकर तमाम संकेत निकल कर आएंगे। लेकिन अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर हमला किया, उसमें अमेरिका ने किन किन चीजों को लेकर निशाना बनाया, यह जानना जरूरी है। और वो क्यों महत्वपूर्ण थे? एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, एंटी शिप मिसाइल और उसके साथ साथ ड्रोन लॉन्च साइट को भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ कहां निशाना बनाया गया है? IRGC की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को भी निशाना बनाया गया है। इसमें सिरिक, कैश्म और बंदर अब्बास भी शामिल हैं। एयर डिफेंस सबसे महत्वपूर्ण है, उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ये तो अमेरिका ने निशाना बनाया, लेकिन ईरान ने कहां निशाना बनाया? अब आप जान लीजिए कि ईरान के लिए सिरिक और कैश्म और बंदर अब्बास अहम क्यों हैं, महत्वपूर्ण क्यों हैं। जिन अड्डों पर किसने हमला किया? हमला किया अमेरिका ने। सिरिक का जिक्र कर लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे बसा ये शहर, यहां से ईरान समुद्र में आवाजाही को लेकर नजर रखता है। कैश्म की बात कर लेते हैं। कैश्म क्या है? फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बीच है और ईरान के लिए समुद्री सुरक्षा और निगरानी का यह बड़ा केंद्र है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है। यहीं से ईरान की नौसेना के बेड़े और बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं। इसलिए अमेरिका ने इन ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन अमेरिका के जो 85 ठिकाने थे, उन्हें निशाना बनाया गया है। तो वहीं ईरान ने भी अपनी ताकत का मुजाहिरा कर लिया है। उसमें कितना नुकसान हुआ है, ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, बराबर से खेल चल रहा है दोनों तरफ का। कहाँ निशाना बनाया? बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बहरीन में अमेरिका 5th फ्लीट मुख्यालय को निशाना बनाया गया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 13 ड्रोन हवा में मार गिराए हैं। किसने? ईरान ने। पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान का जो अमेरिका पर आरोप लगा है, अमेरिका ने 5 शर्तें तोड़ी हैं, ये आरोप लगाया ईरान ने। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाग ने अमेरिका पर समझौते की 5 शर्त तोड़ने का आरोप लगाया है। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? शर्त नंबर 1, अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया है। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, अमेरिका ने लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी है। शर्त नंबर 3,
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध फिर से लागू किए हैं, यह भी उल्लंघन है। और शर्त नंबर 4, अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि ये नहीं करना चाहिए था। 5, लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। सीज फायर की शर्तों में यह भी शामिल था कि लेबनान पर हमले नहीं किए जाएंगे। अब क्या? कच्चा तेल फिर से महंगा हो गया। ईरान अमेरिका में फिर से जंग शुरू होने से कच्चा तेल महंगा हो गया है। अमेरिका ईरान के हमलों से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। हमलों से कच्चे तेल में फिर से 6.35% का उछाल देखा गया है। ब्रेड क्रूड अब 79 के पार हो चुका है। अमेरिकी क्रूड 74.98 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। अमेरिका ने 17 जुलाई से ईरानी जो तेल है उसके निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ये सारे के सारे तेल के दाम बढ़ गए हैं। ईरानी तेल सप्लाई घटने की आशंका से बाजार में तेजी आ गई है। तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल पर भी असर पड़ सकता है। आपने देखा था कि जो प्राइवेट तेल कंपनी है नायरा, उसने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए थे। भारत की भी तमाम तेल कंपनियों पर दबाव पड़ गया था क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत नीचे चला गया था, लेकिन अब क्रूड ऑयल फिर से ऊपर जा रहा है। भारत की सरकार यह समझने की कोशिश कर रही थी कि एक बार पहले इस तल्खी का, इस नाराजगी को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी सीज फायर टूटने वाला है। अंदाजा तो लग ही जाता है, और वही हुआ। अमेरिका ईरान तनाव के बढ़ते ही बाजार में भारी गिरावट आ गई है। सीज फायर टूटते ही सेंसेक्स 20 मिनट में 1000 अंक गिर गया है और सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 77,816 पर खुल गया है। दोपहर 1:40 की बात कर रहा हूं, तब तक 77,600 के करीब पहुंच गया था। 2 बजे तक गिरावट बढ़कर 76,600 के पास पहुंच गई थी और करीब दिन के दौरान 76,259 तक निचला स्तर छुआ था। आखिर में सेंसेक्स 1,677 अंक टूटकर 76,504 पर बंद हुआ है। निफ्टी 516 अंक गिरकर 23,882 पर बंद हुआ है। यानी कि बाजार में भी बड़ी गिरावट आई है। अस्थिरता का माहौल चारों तरफ बना हुआ है। समझ नहीं पा रहा है कोई कि करें तो क्या करें। और इसी बात को लेकर कि क्या अब महायुद्ध फिर से होने जा रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, हमने इस बात को लेकर सर्वे किया है, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है और एक बार फिर से वही संकट आ रहा है। कुछ सवाल लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों से हमने सवाल पूछे, लोगों की जो राय निकल कर आई वो आपके सामने। पहला सवाल टीवी स्क्रीन पर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ सीज फायर खत्म करने का फैसला सही है? लोगों की राय, करीब 22% लोगों ने कहा हां, सख्त कार्रवाई जरूरी है क्योंकि बात हो ही नहीं पा रही है, बन ही नहीं पा रही है। 26% लोगों ने कहा सीज फायर नहीं टूटना चाहिए थे, कम से कम बाजार की स्थिति सुधर रही थी। पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई बाधित हो गई थी वो धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन इससे खराब हो जाएगी। और 48% लोगों ने कहा कि दोनों बातचीत करें आपस में बैठकर, ऐसे बात बनती नहीं है। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या आज रात अमेरिका ईरान पर भीषण हमला कर सकता है, युद्ध की नई शुरुआत कर सकता है, ऐसी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है, इसलिए यह सवाल पूछा। 37% लोगों ने कहा आज सबसे बड़ा हमला होगा। 35% लोगों ने कहा मामला शांत हो जाएगा। 26% लोगों ने कहा युद्ध की फिर से शुरुआत होगी और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई सही रास्ता है, तो 30% लोगों ने क्या कहा? 30% लोगों ने कहा हाँ, सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। 24% लोगों ने कहा परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहिए, जो कि बार बार चर्चाओं में आ रहा है। 40% लोगों ने कहा बातचीत से समाधान होना चाहिए और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका ईरान तनाव से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी? 89%। 89% लोगों ने कहा हां, बड़ा असर पड़ेगा। 3% लोगों ने कहा ज्यादा असर नहीं होगा और 6% लोगों ने कहा
कुछ देशों पर ही इसका असर होगा और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्सपर्ट हमने बुलाए हैं, जानकारों से पता करते हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मल्लिका पांडे फॉरेन एक्सपर्ट, डॉक्टर धीरज कौल यूएसए से मेरे साथ जुड़ेंगे और शब्बीर मेहंदी खान ईरान से भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शब्बीर साहब के पास चलता हूं, उनसे पूछ लेता हूं कि आखिर ईरान में हो क्या रहा है। वाकई ईरान के लोग आज डरे हुए हैं क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने एयर स्ट्राइक कर दी, 80 ठिकानों पर हमले किए, जवाब में आपने भी 85 कर दिए। तो क्या आज की रात खतरनाक हो सकती है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है? ईरान उसके लिए तैयार है? नमस्कार और आदाब आपको और आपके नमस्कार। पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार कहता हूं और आदाब कहता हूं। देखिए, जहां तक कि लोगों की बात है, आपने देखा होगा कि एक हिस्टोरिक हमने यहाँ पर वो देखा कि रहबर का यहाँ पर जो प्रोसेशन हुआ था आयतुल्लाह खामनेई का, और वहां पर कहा यह जा रहा है कि अब तक 30 मिलियन लोगों ने उसकी शिरकत की है। वहां पर सबसे बड़ा, जब हम भी मौजूद थे उसी प्रोसेशन में, सबसे बड़ा जो डिमांड पब्लिक की तरफ से था वो ये था कि हमें हमारे रहबर के खून का बदला चाहिए। ठीक है, एक तो ये है। तो लोगों में वो खौफ और वो डर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, बल्कि लोग चाह रहे हैं कि ये जो हम पर जंग थोपी गई है उसका जवाब हमें देना चाहिए और मजबूती के साथ देना चाहिए कि अमेरिका अगली बार हिम्मत ना कर सके हम पर दोबारा हमला करने की। ये बात रही यहां तक। और अमेरिका की बात जहां तक की है, खुद यूएस के एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि अमेरिका कंप्लीटली इस जंग में फेल हो चुका है। मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था द अटलांटिक पे, जो यूएस का एक मारूफ मैगजीन है। उस आर्टिकल का नाम ही जो है चेकमेट इन ईरान। ये कहते हैं कि ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि यूएस का चेकमेट हो गया है ईरान के अंदर। तो अब जो ट्रंप करना चाह रहे हैं, एक तो बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं। एक तरफ से वो ये सोच कर आए थे कि 4 दिन में ईरान का काम खत्म कर देंगे। बहुत ज्यादा उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन पता ये चला कि ईरान का अपर हैंड निकला। चौथे हफ्ते के बाद से सब लोग ये समझ गए कि ईरान डोमिनेटिंग है, मिलिट्री में भी स्ट्रैटेजिक, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक डिफीट हुई है। तो अब नेगोशिएशंस की तरफ खुद अमेरिका दावत देता है कि आप आइए बात करते हैं। नेगोशिएशंस की जब बात होती है तो उसके नतीजे में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के क्लॉज को हर रोज अमेरिका और इसराइल उसका वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान को और कोई चारा नजर नहीं आया सिवाय इसके कि उसको रेस्पॉन्ड करे, अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए और अपने अस्तित्व को मद्देनजर रखते हुए। अब आगे जाकर क्या होने वाला है, हमें यह लगता है कि आज रात को मुमकिन है एस्केलेशन हो, लेकिन ये वैसा ही एस्केलेशन होगा जो पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं। छोटा मोटा एस्केलेशन होगा, ईरान भी उसका जवाब देगा और यूएस फिर से नाचार और नाकाम होकर फिर से जो है चुप बैठ जाएगा और ईरान को दावत देगा कि आकर नेगोशिएशन कर लो। हमें लगता है कि स्थिति यही रहेगी फिलहाल। आगे देखते हैं क्या होता है, कभी भी बदल सकती है। हम ये नहीं कहते कि यही रहेगी और बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। जी, अनुज माथुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलता हूं। अनुज साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये गीदड़ भभकी है या फिर से एक ट्रेलर देने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं अब बहुत हुआ, अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, हम अंत तक पहुंचेंगे? जय हिंद मनोज जी। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी इस प्रकार की चीज का समाधान युद्ध से नहीं निकल सकता। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। इवेंचुअली आपको नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आना पड़ेगा, आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो आप देख लीजिए रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है। तो जहां तक सवाल इसका है, देखिए पहले मैं एक दो बातें जो पहले वक्ता ने कहा उसको कमेंट करना चाहता हूं। मिलिटरीली ये बात आप कोई कुछ भी आर्टिकल में आता रहे, ये बात निश्चित है कि मिलिटरीली अमेरिका ने डेफिनेट बढ़त हासिल करी है ईरान के ऊपर, कोई इसमें शक नहीं, कोई भी शक नहीं। आप देखेंगे क्योंकि मैं इसका क्या होता है, देखिए जब मिलिट्री बढ़त होती है उसका इवेंचुअल एम होना चाहिए कि जो आपके पॉलिटिको मिलिट्री एम है वो आप हासिल कर पाए या नहीं कर पाए मनोज। तो मिलिटरीली उन्होंने बढ़त हासिल करी है, बहुत नुकसान पहुंचाया है ईरान को, चाहे कोई इस बात को माने अथवा ना माने, दैट इज योर टेक, ये भी अपना तरीका। लेकिन एक भी उनका जो एम था वो कहीं ना कहीं मेरे को पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
चाहे वो न्यूक्लियर के ऊपर हो, चाहे वो हॉर्मुज के ऊपर हो, चाहे वो प्रॉक्सीज का हो, चाहे वो मिसाइल और ड्रोन फोर्स का हो, कोई भी एम, उद्देश्य, रिजीम चेंज का हो, ये सब चीजें दे आर ऑल गॉन। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक भी उनको उद्देश्य हासिल नहीं हुआ है। जहां तक सवाल आगे एस्केलेट करने का है, अमेरिका भी इस स्थिति में नहीं है कि वो इसको दोबारा एक फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट कर दे। उन्होंने कई बार कहा है कि कल में ईरान की सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, और उसके 6 घंटे बाद वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, कुछ नहीं करा हमने, हम आपको मौका देते हैं। तो ये जो बात है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत एस्केलेशन अगर हुआ तो होगा, वरना जिस प्रकार से गिव एंड टेक चल रहा है वो चलता रहेगा। बातचीत होगी, ये भी आप समझ लें। ये बातचीत अभी कल होगी, हफ्ते भर बाद होगी, 20 दिन बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। बातचीत होगी और करनी पड़ेगी इनको। ये अब मल्लिका जी मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनके पास में मैं चलता हूं। मल्लिका जी, आपको लगता है कि फिर से वही स्थिति शुरू हो जाएगी, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी? ये बस एक ट्रेलर था, बात खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर तो कोई गुंजाइश नहीं होने का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार मनोज जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक कंटेंट क्रिएटर है हमारे, जो हर दिन हमें नया कंटेंट देते हैं। ना वो शांति की परिभाषा समझते हैं, वो ताकत अपनी तब दिखाते हैं। आप देखिए कि कल क्या है, कल 9 जुलाई है। 9 जुलाई को खामेनी का अंतिम विदाई, पूरा उनका जो प्रोसेशन है 4 दिन का, वो खत्म हो रहा है, कल्मिनेट हो रहा है, उनको दफनाया जाएगा। तब वो ये सब कर रहे हैं। 8 तारीख को कंटिन्यूअस अटैक्स कर रहे हैं, 80+ मिसाइल्स वो छोड़ चुके हैं, टारगेट कर चुके हैं। तो जो ताकत और तारीख का खेल जो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं बार बार, देखिए मनोज जी, एट द एंड ऑफ द डे मैं रिजीम से अग्री नहीं करती हूँ। ये पहले अमेरिका ने इराक को भड़काया, काफी सालों तक 1980s में हमने देखा कि 10 साल की वॉर चली ईरान और इराक के बीच में। आज इराक ईरान के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। आज जब प्रोसेशन निकला तो मिलियन ऑफ लोग उनके सड़कों में खड़े हैं इराक के। वहां के ईरान के प्रेसिडेंट इराक गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो भी दोनों अब एक गठजोड़ बन चुका है। और अमेरिका की जो ये रणनीति है डिवाइड एंड रूल वाली और अपनी ताकत दिखाने वाली, अब उसको खत्म होना जरूरी है। जहां तक बात बचती है, देखिए मनोज जी, एमओयू जो हुआ है वो सिर्फ हेडलाइंस के लिए हुआ था। जो सीज फायर था वो सिर्फ हेडलाइंस के लिए था। उसके बाद रियलिटी में उसमें से एमओयू आप देखिए बहुत ही धुंधले, उसमें एम्बिग्विटी कितनी थी। ना अमेरिका, इजराइल कंटिन्यूसली लेबनान में अटैक कर रहा था। पिछले हफ्ते ही हमने देखा लेबनान पे कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे थे, जो बार बार ईरान रीएटिरिएट कर रहा है कि नहीं आप लेबनान पे अटैक मत करिए। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने, अटैक फिर से कर दिया। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग कहाँ है मनोज जी एट द एंड ऑफ द डे? मतलब अंडरस्टैंड, और मध्यस्थता करवाने वाला पाकिस्तान। बताइए, पाकिस्तान मध्यस्थता कराएगा तो ऐसे ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। एक वो भी चीज है। तो मनोज जी ये एक बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेट है। और इसमें एक पॉइंट लास्ट हाईलाइट करना चाहूंगी। पिछले ही हफ्ते हमने देखा था यही अमेरिका, इनफैक्ट इनके वॉशिंगटन पोस्ट का मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, यही अमेरिका चेतावनी दे रहा था ईरानियन डेलीगेशन को कि आपकी जान खतरे में है, इजराइल आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। इनफैक्ट 12 अप्रैल मुझे अच्छे से याद है, जब यूएस के ऑफिशियल्स ने बार बार ईरान के जहाज जब ट्रैवल कर रहा था इस्लामाबाद से, ये लोग वापस ईरान आ रहा था, ईरानियन डेलीगेशन जिसमें इनके गालिबाफ थे, तो यूएस ने बोला था, साफ साफ जाहिर भी किया कि भाई आप पर अटैक हो सकता है इजरायलीज द्वारा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उसी एक हफ्ते में अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपना बयान बदल रहे हैं। तो जो इक्वल अमाउंट बैलेंस्ड है, आप देखिए जितनी बार वो युद्ध की बात करते हैं उतनी बार वो युद्ध विराम की बात करते हैं। एक नतीजे पर जब तक वो एक हेड ऑफ स्टेट बने हुए, उन्होंने सर्कस लगा दिया है। उनको हमारे किचन और वॉलेट का, दुनिया की अर्थव्यवस्था का कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में 516 निफ्टी 50 गिर चुका है, मार्केट के करोड़ों रुपए जा चुका है हमारे भारत में। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का उनको कोई ख्याल नहीं है मनोज जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ख्याल नहीं हो रहा। हालांकि इस युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ जा रही है, लेकिन उनकी जो पर्सनल इकोनॉमी है क्या बढ़ रही है? डॉक्टर धीरज कोल मेरे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं के पास चलूँगा। धीरज जी, अमेरिका ने 80 हमले किए और जो बच्चा है ईरान, उसने 85 हमले कर दिए जवाब में,
और कह दिया कि अगर हिम्मत है तो फिर करके दिखाओ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अब युद्ध की बात कर रहे हैं, अचानक से बाजार गिर गया, फिर पूरे विश्व में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा तो नहीं कि तमाम बाजार से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप कोई फिक्सिंग कर रहे हों कि कब मैं ऐसा स्टेटमेंट दे दूंगा तो कितनी कंपनियों को फ़ायदा हो जाएगा, मेरी कितनी कंपनियों को फ़ायदा हो जाएगा, कितने शेयर ऊपर चले जाएंगे, कितने शेयर नीचे चले जाएंगे। ये खेल तो नहीं खेल रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और आपके पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मैं जनरल माथुर जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, थैंक्स फॉर दैट। और मैं ये बताना चाहूँगा पहले डिस्क्लोजर कि मैं मार्केट से कनेक्टेड हूँ। आई वर्क इन द एआई हेल्थ केयर सेक्टर, बट आई कंसल्ट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंट एरिया, स्पेशली टेक एंड एआई हेल्थ केयर पे। तो मार्केट्स इज माय फोटे, वन ऑफ माय फोटेज। तो आज हमारा S&P तकरीबन 0.7% ड्रॉप हुआ है, डाउ जोन्स 700% और नैस्डैक 0.5 to 0.7%। मैं आपको ये नंबर्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो बातें आपने की कई वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, ट्रम्प सिर्फ दो ही चीजों से अभी तक रिस्पॉन्ड जो हमें दिख रहा है, तीन चीजों से रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में हूँ, उन तीन चीजों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक है स्टॉक मार्केट, बहुत सेंसिटिव है, मार्केट्स अगर ऊपर नीचे जाएं वो रिस्पॉन्ड डेफिनेटली करते हैं। दूसरा है एबिलिटी टू स्टे इन मीडिया फोकस, वर्ल्ड फोकस पे रहने का डेफिनेटली उनको इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं। और जो तीसरा है वो है जो इलेक्टोरल पॉपुलैरिटी है, जो हमारे मिड टर्म्स नवंबर में आ रहे हैं। ऑल्दो ही हिमसेल्फ कैन नॉट रन अगेन, लेकिन उनकी डॉटर के एस्पिरेशंस हमें क्लियरली दिख रहे हैं to run for to probably be the first female president of United States। तो उसको उस दिशा में उन्हें बिल्ड किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, कई अच्छी चीजें भी हैं उनके अंदर, पर ये फैक्ट है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा इनडायरेक्टली, मुझे लगता है मैं उस पर डायरेक्टली आता हूँ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को ट्रेडिंग से फायदा होता है। इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। 3.5 to 3.7 बिलियन डॉलर का रिसेंटली उनको मुनाफा हुआ है, बिलियन विद द वर्ड बी। तो ये चीजें बिल्कुल अगर आप अलग रख दें तो अभी एज ऑफ दिस मॉर्निंग 5% राइज हुआ है कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल, और LNG 7 से 8%। जब भी 10% फ्लक्चुएट होती हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं क्रूड ऑयल की, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल अर्थव्यवस्था को 0.5 to 0.6% GDP का ड्रॉप होता है। खासतौर पे उन देशों में तो सबसे तेज मार पड़ती है जो ग्रोथ इकोनॉमीज हैं और जो फुली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे, खासतौर पे जो हरमुज से आता है, जो भारत की स्थिति पहले थी। भारत की सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। आपको जान के हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी कि LNG की जो सप्लाईज 50% से ऊपर कतार से आती थी, वो इतने शॉर्ट, मतलब ऑल्दो आपके लिए ये बड़ा टाइम है, पर ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और ट्रेडिंग और ओवरऑल सप्लाईज के लिए एक शॉर्ट टाइम है, 2 क्वार्टर्स से के भी कम में। अब अमेरिका इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ LNG, पहले जो कतार था, और क्रूड ऑयल का जो रशिया काफी कम हो चुका था, अब नंबर 1 क्रूड ऑयल का सप्लायर। तो भारत अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ऑल्दो ये बताना जरूरी है, कंट्रीज लाइक अफ्रीका में अंगोला, नाइजीरिया, ऐसी कंट्रीज से क्रूड ऑयल उठाया जा रहा है, जो कि एक्सपेंसिव है, डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा है, इंश्योरेंस ज्यादा है, लेकिन भारत की 1.5 बिलियन आबादी को कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती रहे, उसके लिए जरूरी है। डेफिनेटली भारत की अर्थव्यवस्था को इससे थोड़ा डेफिनेटली सेटबैक होगा, क्योंकि महंगी एनर्जी इज ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, और भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एनर्जी एक्सपेंसिव होगी तो इफेक्ट पड़ेगा। पड़ रहा है कौल साहब, पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा लगा कि राहत की स्थिति होने वाली है, लेकिन दिखाई नहीं दिया। अनुज माथुर साहब, किसे फायदा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है, इसका गुणा भाग तो कौल साहब ने बता दिया, लेकिन मैं आपसे संक्षेप में ये पूछना चाह रहा हूं, बात खत्म होगी या नहीं होगी, या ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए, मैं आपको मनोज जी एक बात बताऊं कि जब भी कोई डील का मतलब क्या होता है, डील का या किसी भी चीज का मतलब ये होता है कि उस डील के समाप्त के कंप्लीशन के ऊपर जो दो लोग डील कर रहे हैं, वो दोनों को ऐसा लगे कि वो जीते हैं। तभी आप कोई भी चीज, छोटी से छोटी जमीन का टुकड़ा आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो भी वो जब डील होगी तो उसमें यही होना चाहिए कि मुझे भी लाभ हो, उसको भी लाभ हो। जब आपकी डिजायर्ड एंड स्टेट्स मनोज जी इतनी डाइवर्जेंट हैं
और आप एक दूसरे के एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स जब होंगी, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ना तो किसी बातचीत का नतीजा निकलेगा, ना किसी और चीज का नतीजा निकलेगा। ये चीज आपने देख ली, जिस प्रकार का जज्बा हुआ करता है, जिस प्रकार से लोग आज आप गाजा देख लें, 60% गाजा को मटिया मेट कर दिया, इतने हजार लोग खत्म हो गए हमस, लेकिन फिर भी क्या गाजा ने घुटने टेक के सरेंडर कर दिया? नहीं। तो ये जो एंड स्टेट है वो नहीं आने वाली है। और मैंने जब थोड़ी देर पहले कहा कि बातचीत करके किसको आगे देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मेरे को ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहा है वो सरासर गलत और नाजायज है। आप ये जो हमले हुए हैं 3 शिप्स के ऊपर, वो एक जगह लीमा बिल्कुल बिल्कुल ओमान के साथ लगी हुई। ओमान के टेरिटोरियल वाटर में कौन सा शिप कहां से कैसे जा रहा है, उससे ईरान को कोई लेना देना मनोज जी नहीं होना चाहिए। ईरान कैन नॉट कंट्रोल। कल तो ईरान आकर के कह देगा कि स्टेट ऑफ मलाक्का में मेरे से पूछ के जाइए, वो कह देगा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में भी मेरे से पूछ के जाइए। जो आपके टेरिटोरियल वाटर्स हैं, जो आप चाहें उसके साथ करें, परमानेंटली बंद करें, परमानेंटली खोलें, लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी इच्छा यह है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी दूसरे देश के टेरिटोरियल वाटर्स पर आपका अधिकार हो जाएगा। इस बार जो 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 टूटा है ये सीज फायर, उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेवार ईरान को उसकी मानता हूं तरह कि पूरी उन्होंने तरह ईरान जिम्मेदार है। शब्बीर साहब, और अंतिम संस्कार, खamenei का अंतिम संस्कार का अभी कार्यक्रम पूरा नहीं होता है और उसके बाद ईरान 3 जहाजों पर अटैक कर देता है, 3 टैंकरों को उड़ा देता है। ये बात तो सही है अनुज साहब की कि शर्तें तो सबसे पहले ईरान ही तोड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है जी, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शर्तें ईरान तोड़ रहा है। आप देखिए 5th क्लॉज जो एमओयू का था, एमओयू क्या है, अंडरस्टैंडिंग है कि यूएस से ये कहा गया है कि पहले आप इन कामों को पूरा कीजिए हमारे लिए, उसके बाद हम आकर आपके साथ न्यूक्लियर इशू पर नेगोशिएट करेंगे। ये है। तो वहां पर 5वां जो पॉइंट था उसका ये था कि अपॉन द साइनिंग ऑफ द एमओयू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट using its best efforts for the safe passage of commercial vessels। ईरान की जिम्मेदारी है। अब देखिए ये एक स्टेट ऑफ वॉर है। इससे पहले जब वॉर नहीं थी तो ईरान को पर्शियन गल्फ से कोई काम ही नहीं था, वहां पर आजादी से गुजर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि स्टेट ऑफ वॉर है तो ईरान को ये लगता है कि हमारे सिक्योरिटी के लिए जो भी शिप यहां से गुजरती है हमें पता चलना चाहिए कि क्या गुजर रहा है यहां से। अमेरिका शिपों की आड़ में ऐसा तो नहीं कि वेपन्स लेके आ रहे हैं हमें फिर से हमला करने के लिए। उन्हें ये लगता है, उनका सिर्फ ये कहना है कि जब तक ये जंग खत्म नहीं होती है, आप जो भी शिप्स गुजरेंगी हमारे साथ सहमति के साथ गुजरेंगी, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से क्या निकल रहा है। और ये मुझे लगता है कि एक वैलिड डिमांड है, क्योंकि सिचुएशन वॉर की सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जो 28 फरवरी से पहले थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मल्लिका जी, तो ये तमाम शर्तें ईरान की हैं, तो फिर बहुत सारी शर्तें फिर यूएस की भी, अमेरिका की हैं। ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी, ऐसे तो युद्ध खत्म नहीं होगा। Memorandum of understanding. I'm sorry. Please go ahead. नहीं शबीर साहब आप बोलिए, I'll continue after जी प्लीज मल्लिका जी, समय कम है। अच्छा मनोज जी, बेसिक इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है, देखिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ईरान ने इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एज अ वेपन यूज किया है। जैसे मेरे को पैनलिस्ट जनरल साहब भी बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया इरानियन मिलिट्री बहुत बुरी तरीके से हिट हुई है और ईरान के लिए ये एक सर्वाइवल की लड़ाई है। तो इस वक्त उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका सबसे बड़ा वेपन है, जहां से उसको पता है कि काफी सारा ट्रेड, 20% एनर्जी पूरी आज के टाइम में वहां से गुजरती है, वो उसको वेपनाइज करना चाहता है। उसके पास एक ही वेपन बचा है, उसने पूरी माइनिंग कर दी है वहां पर आज के टाइम में, और वो जितना फुल पोटेंशियल में उसको यूज कर रहा है कहीं ना कहीं। और इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि अमेरिकन और इजरायली दोनों मिलिट्री उससे बहुत ज्यादा आगे है।
ताकत में, रिक्वायरमेंट में, उसके वेपन्स में, हर चीज में वो बहुत ज्यादा आगे, तो उसको कहीं ना कहीं इसको वेपनाइज करना जरूरी हो गया, मजबूरी हो गई। हेंस हम अभी आज के टाइम में स्टेटस को देख रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगी मनोज जी, पिछले हफ्ते इजराइल ने लेबनान पर कंटिन्यूअस अटैक्स किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं ईरान ने साफ साफ ये भी बताया था कि कैसे ये अटैक्स नहीं होने चाहिए लेबनान में, बट तब भी वे अटैक्स कंटिन्यूअस हो रहे, तो रेड बिल्कुल लाइन होते रहे और इस बात को दोनों लेकर तरफ से ईरान ने blur हो रही नाराजगी है। भी जारी कर दी है। मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार का एक दिन और बचा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, क्या कहर बरपेगा, यह बात बन जाएगी। समय का अभाव है मल्लिका जी, मैं माफी चाहता हूं, फिर से कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। इंतजार आज की रात का देखना होगा। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज की रात हम फिर